हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके आगामी पेपर जो होने वाले हैं। जैसे बात करें कि दिल्ली पुलिस हो गया आपका, और यूपी ट्रिपल एस पीटी का पेपर हो गया आपका, और आने वाली वैकेंसीज की बात करें जैसे आपके SSC हो गया, यूपीपी हो गया, इन सब के प्रीवियस ईयर के आधार पर हम डेली आपके सामने 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं। और आज भी एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हुए हैं। तो चलिए आपका समय न बर्बाद करते हुए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? बाबर की। इसकी बात कर रहा है बाबर की। ठीक है, अगर हम बाबर के बारे में अगर बात करें, किसके बारे में? बाबर के बारे में। तो बाबर कौन है? बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगर पूछे बाबर का जन्म कब हुआ था, बाबर का जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था आपका 14 फरवरी 1483 को। कहाँ का यह शासक था? तो आपके फरगना उज्बेकिस्तान का ये शासक था। अगर पूछे बाबर यहाँ पर आया कैसे था, भारत आया कैसे था, तो ये कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का था। इसे मतलब बुलाया गया था किसके द्वारा? इसे बुलाया गया था इब्राहिम लोदी। किसके द्वारा? इब्राहिम लोदी के चाचा कौन थे? आलम खान लोदी, और एक थे आपके दौलत खान लोदी। कौन कौन थे? आलम खान लोदी, आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी के द्वारा इसे मतलब इन्होंने ही किसे? बाबर को उज्बेकिस्तान से भारत बुलाया था। किसके लिए? इब्राहिम लोदी को मतलब मारने के लिए, यानी हराने के लिए। ठीक है, तो किसने बुलाया था? इब्राहिम लोदी के चाचा कौन थे? आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी ने बाबर को बुलाया थे। ठीक है, और बाबर की और बात करें तो बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी के अगर पूछे कब हराया इसे? इब्राहिम लोदी के अगर पूछे बाबर ने कब हराया था, तो हराया था 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और इब्राहिम लोदी प्रथम शासक है जो रण क्षेत्र में मारा गया था। यानी रण क्षेत्र में अगर पूछे मारा जाने वाला मतलब प्रथम शासक कौन है, तो आपका इब्राहिम लोदी है। कौन है? इब्राहिम लोदी, जिसने पानीपत के युद्ध में आपका किसके द्वारा? बाबर के द्वारा यह मारा गया था। और इसी युद्ध में बाबर ने कौन सी अगर पूछे पद्धति की शुरुआत की थी? यह थी आपकी तुलुगमा पद्धति। कौन सी पद्धति थी? तुलुगमा पद्धति था। इसमें क्या होता था? इसमें जो आपके विरोध की सेना मतलब विपक्ष की जो सेना होती थे उसे घेरने की नीति थी। तुलुगमा पद्धति क्या थी? विपक्ष के मतलब सेनाओं को घेरने की एक नीति थी। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर होता है। और इसी में बाबर ने तोपखाने का पहली बार प्रयोग भी किया था। किसका? तोपखाने का प्रयोग अगर पूछे बाबर ने कब किया था? पहली बार इन्होंने कब? 1526 में ही तोपखाने का प्रयोग किया था। ठीक है, बाबर के 4 प्रमुख युद्ध जाने जाते हैं। कौन कौन से? एक हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा हो गया? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। ठीक है, और था आपका 1527 में। 1527 में बात करें कौन सा युद्ध था? इसके बाद था आपका खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके किसके साथ था? बाबर और राणा संगा के साथ था। ठीक है, इसी प्रकार एक है आपका 1528 का 1528 का आपका चंदेरी का युद्ध। कौन सा है? चंदेरी का युद्ध। ठीक है, और एक है आपका 1528 हो गया, 1529 का युद्ध, जिसे घाघरा का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, ये सब युद्ध किसने जीता? तो सब युद्ध आपके बाबर ने जीता। अब 1530 में बाबर की क्या होगी? मृत्यु हो गई। 1530 में क्या होगी? बाबर की मृत्यु हो गई थी। इसलिए एक ट्रिक बनता है कि बाबर ने 1526 में पानीपत यानी पानी पिया, 27 में खाना खाया, और 28 में चल दिया, 29 में घर गया, और 30 में आपका मर गया। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से इसे मतलब कई जगह बहुत लोग इसे ट्रिक के माध्यम से भी इसका डेट याद रखते हैं। 1526 में पानीपत, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी, और 29 में बात करें तो घाघरा, और 1530 में क्या हो गई थी? बाबर की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1530 में। ठीक है, ठीक। तो बाबर ने 1526 में कब? बाबर ने 1526 में कौन सी पद्धति यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन सी पद्धति का
मतलब कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो तुलुगमा पद्धति अपनाई थी। ठीक है। बाबर का जन्म कब हुआ? जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को। इसके पिता कौन थे? तो इसके पिता थे आपके उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, इसके पिता थे आपके उमर शेख मिर्जा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा कि महानदी नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका गलत है? ऑप्शन यदि आपका यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है। ऑप्शन भी दिया आपका इसके जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी दिया आपका यह लगभग 860 किमी लंबी है। ऑप्शन डी दिया है अरब सागर में गिरती है। सॉरी, यहाँ पर होगा आपका अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अरब सागर में ये गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है, कहाँ गिरती है? आपके अरब सागर में। अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अरब सागर में गिरती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं किसकी बात कर रहा है? महानदी के बारे में बात कर रहा है। किसकी? महानदी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अगर पूछे महानदी की अगर हम बात करें, महानदी ये कहाँ से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ के। कहाँ से? छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है। कौन सी नदी है? आपके महानदी, जो आपके छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है। और यह पीली मिट्टी से संपन्न मिट्टी है। पीली मिट्टी से संपन्न मिट्टी अगर पूछे कौन सी है? पीली मिट्टी से संपन्न नदी है। ठीक है, पीली मिट्टी से संपन्न नदी है। और पीली मिट्टी जो है चावल के लिए अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो इसलिए महानदी को मतलब छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा किसके कारण कहा जाता है? महानदी के कारण। क्योंकि महानदी जो आपके पीली मिट्टी से संपन्न है और चावल के लिए यानी धान के लिए आपके पीली मिट्टी उपयुक्त है। ठीक है, उपयुक्त है। तो किसकी बात कर रहे हैं? महानदी का। महानदी कहाँ से निकलती है? दंडकारण्य पठार से निकलती है। महानदी की लंबाई की बात करें तो एग्जैक्ट लंबाई आपके 851 किमी। 851 किमी। ठीक है, 851 किमी इसकी लंबाई है। 851 किमी इसकी लंबाई है। इसी नदी कहाँ? महानदी पर उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में एक बांध बना है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध बना हुआ, जो कि सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई कितनी? 4.8 किमी, लगभग 4.8 किमी लंबा एक मतलब बांध है, जो कि हीराकुंड बांध है। जिसका नाम क्या है? हीराकुंड बांध। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और महानदी को ही उड़ीसा का शोक कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक। अगर पूछे उड़ीसा का शोक, अगर पूछे किस नदी को कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका महानदी को कहा जाता है। किसको? महानदी को कहा जाता है। महानदी को ही भारत का हवांगहो नदी भी कहा जाता है। भारत की हवांगहो नदी अगर पूछे किसे कहा जाता है? तो भी आपके महानदी को कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन दिया था महानदी के बारे में उनके कौन सा कथन गलत है? या छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है, सही है। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है। ठीक, इसके जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी स्थित है। हाँ, स्थित है। यह लगभग 860 किमी लंबी है। कितना दिया एग्जैक्ट आपका? 851 है, लगभग मान सकते हैं 860 किमी। लेकिन अगर आगे यह अरब सागर में गिरती है, ये गिरती कहाँ पर? ये आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है दिया आपको 27 नवंबर, ऑप्शन भी दिया आपको 26 नवंबर, ऑप्शन सी दिया आपको 28 नवंबर और ऑप्शन डी दिया आपको 29 नवंबर। तो अगर हम किसकी बात करें? संविधान की, भारत के संविधान की। अगर पूछे भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो ये तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो था आपका
भारत का संविधान जो था आपको बन के तैयार हो गया था। लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान जो था आपका ये लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। अगर पूछे 26 जनवरी 1950 मतलब बना तो था 26 नवंबर को, लेकिन लागू क्यों हुआ 26 जनवरी को? तो इसके बारे में अगर बात करें तो 26 जनवरी किस लिए लागू हुआ था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कौन सा देश? पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। ठीक है, इसीलिए आपके कब 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को आपका पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसलिए आपका जो संविधान मतलब लागू किया गया है 26 जनवरी को ही लागू किया गया था। ठीक है, कब? 26 जनवरी 1950 को संविधान जो था आपका लागू किया गया था। अगर हम संविधान के बारे में अगर और कुछ बात करें, जैसे अगर पूछे संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था, तो हुआ था आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने दिन में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लगभग इसमें कितने खर्च आया था? लगभग 64 लाख का इसमें खर्च आया था। कितने का? लगभग 64 लाख का इसमें खर्च आया था। ठीक है, और संविधान की बात करें 24 जनवरी कब? 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को पूछा था मतलब संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, हस्ताक्षर किए थे। इसमें एक सदस्य थे आपके हसरत मोहानी, जिन्होंने मतलब संविधान पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। किन थे? हसरत मोहानी थे। हसरत मोहानी ने संविधान की जो बुक थी उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। अगर पूछे संविधान का बुक था उसका डिजाइन का कार्य किसने किया? इस पर जो डिजाइन किया गया उसका कार्य अगर पूछे किसने किया, तो किया था आपके नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने इस पर डिजाइन का कार्य किया। अगर पूछे संविधान को लिखने का कार्य किसने किया? तो ये किया था आपके प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा ने इसे लिखने का कार्य किया था। किसने? प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा ने इसे लिखने का कार्य किया था। अगर पूछे कितने पेजों पर लिखा गया था, तो 251 पेज पर लिखा गया। संविधान जो आपका 251 पेज पर आपका लिखा गया था। ठीक है, चलिए, तो पूछा था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया था आपको 26 नवंबर को ही मनाया था। कब? 26 नवंबर का, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को आपका लागू हुआ था। ठीक है, अगर पूछे 26 जनवरी 1950 क्यों लागू हुआ? क्योंकि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। संविधान बनने में मतलब बना था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना था। लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने संविधान के बुक पर आपका हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, संविधान के डिजाइन का कार्य नंदलाल बोस ने किया था, और लिखने का कार्य किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा ने किया था। कितने पेजों पर लिखा गया था? 251 पेजों पर लिखा गया था। अगर पूछे इसमें कितनी महिलाएं शामिल थी, आपके टोटल 15 महिलाएं शामिल थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपकी डैश को लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया की ज्योति, एशिया पुंज के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका रूमी, ऑप्शन बी दिया आपका बुद्ध, ऑप्शन सी दिया आपका गांधी, ऑप्शन डी दिया आपका स्वामी विवेकानंद। मतलब क्वेश्चन कहना है कि किसको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है? तो जाना जाता है आपके गौतम बुद्ध को। किसको? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगर हम पूछे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 563 बीसी में। 563 बीसी में महात्मा बुद्ध ने गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी आपके 483 बीसी में। 483 बीसी में कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था आपका सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था? पिता थे आपके शुद्धोधन। पिता इनके थे शुद्धोधन, जो कि किस गणराज्य के थे? थे आपके शाक्य गणराज्य के।
किस गणराज्य के थे? शाक्य गणराज्य के, गणराज्य के। इनकी माता की बात करें, इनकी माता कौन थी? इनकी माता थी आपकी महामाया। कौन थी? महामाया या माया देवी, ठीक है, महामाया। अब महामाया के बारे में बात करें, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो इसके 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो इनका पालन पोषण अगर पूछे कौन किया, तो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। किसने किया? इनकी मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी थी आपकी यशोधरा। कौन थी? यशोधरा। इनकी पत्नी थी यशोधरा। यशोधरा से इनकी 16 वर्ष की उम्र में इनकी विवाह हुआ था। 16 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध का यशोधरा के साथ विवाह हुआ था। और इसके 12 साल बाद, इसके 12 वर्ष बाद, यानी 12 वर्ष बाद, विवाह के 12 वर्ष बाद इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद, यानी 28 वर्ष की उम्र में इन्हें एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था आपका राहुल, ठीक है, पुत्र हुआ। और इसके 1 वर्ष बाद, मतलब पुत्र होने के 1 वर्ष बाद, यानी 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था। गृह त्याग किया कब? 29 वर्ष की उम्र में। और पूछे ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 35 वर्ष की उम्र में। कब? 35 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध को क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पर हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पर। कहाँ पर? मतलब कहाँ पर? पीपल वृक्ष के नीचे। और कौन सी नदी थी? नदी थी आपकी निरंजना नदी। पीपल वृक्ष निरंजना नदी के तट पर किसे? महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस दिन हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजन नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर पूछे महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिए? पहला उपदेश कहाँ पर दिए? तो दिए थे आपके सारनाथ के ऋषि पत्तनम में, ठीक है, सारनाथ में। और किसको दिया? तो 5 ब्राह्मणों को दिए। किसको दिए? 5 ब्राह्मणों को दिए। 5 ब्राह्मण कौन थे? ये थे आपके कौंडिन्य। कौन थे? कौंडिन्य थे, वप्पा थे, वप्पा, भोदिया, मधनामा और अश्सा। ये आपके 5 इनके मतलब 5 ब्राह्मण थे जिन्हें किसी ने महात्मा बुद्ध में अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक। तो पूछा है किसको मतलब लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है गौतम बुद्ध को, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण निम्न में से किस गुफा में चित्रित किया गया है? ऑप्शन ए दिया आपका कन्हेरी गुफा, ऑप्शन बी दिया आपका एलोरा गुफा, ऑप्शन सी दिया आपका अजंता गुफा और ऑप्शन डी दिया आपका हाथी गुफा। ऑप्शन डी क्या दिया? हाथी गुफा। तो जो आपका कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण निम्न से किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो किया गया आपके एलोरा गुफा। कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे कन्हेरी गुफा की बात करें तो इसमें क्या है? इसमें बौद्ध कला का चित्रण मिलता है। बौद्ध कला का चित्रण का पूछे कहाँ मिलता है? तो आपके कन्हेरी गुफा में मिलता है। और अजंता गुफा की बात करें तो इसमें है आपका मरड़ासन। कौन? मरड़ासन राजकुमारी का चित्रण किया गया। किसमें? मरड़ासन राजकुमारी के चित्रण अगर पूछे किसमें मिलता है? तो मिलता है आपका अजंता गुफा में। और बौद्ध कला के मतलब चित्रण कहाँ मिलता है? कन्हेरी गुफा में। और कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण कहाँ मिलता है? ये आपके एलोरा गुफा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि संविधान की 8वीं अनुसूची 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? मतलब संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मतलब भाषा जोड़ी गई। उसके बाद सूचीबद्ध मतलब 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भाषाएं आपकी जोड़ी गई उसके बाद मतलब टोटल अब कितनी भाषाएं हैं किसमें? संविधान की 8वीं अनुसूची में। अगर मूल संविधान में पूछे मतलब मूल भाषा कितनी, मतलब मूल संविधान में कितनी भाषा थी? टोटल आपके 14 भाषा थी। वर्तमान में कितनी है? मतलब 92वें संविधान संशोधन के बाद कितनी भाषा हो गई हैं? टोटल आपके 22 भाषा हो गई थी। अगर से 14 भाषा पहले थे, अगर पूछे कितने भाषा थे पहले आपके 14 भाषा थे, ठीक है। तो
तो 15वीं भाषा कब जोड़ी गई थी? 15वीं भाषा आपकी जोड़ी गई थी आपकी 21वां संविधान संशोधन 1967 में। कौन सी भाषा थी? ये थी आपकी सिंधी। ये थी आपकी सिंधी भाषा आपकी कब जोड़ी गई? 1967 में जोड़ी गई 15वें अक्टूबर में, ठीक है। इसके बाद जोड़ा गया था आपका 21वां के बाद 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन कब? 1992 में। इसमें आपकी 3 भाषा जोड़ी गई थी। कौन कौन सी थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये आपकी 3 भाषा जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। इसके बाद था आपका 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान, इसमें आपकी 4 भाषा जोड़ी गई थी। कौन कौन सी थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली आपकी 4 भाषाएं आपके 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई थी। अब टोटल कितनी भाषा हो गई? 14 पहले थी, 8 आपके अब जोड़ दी गई। 8 जोड़ने के बाद कितनी होगी आपकी टोटल भाषा हो गई? टोटल कितनी होगी? 22 भाषा हो गई, ठीक है। सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आपकी 22 भाषाएं टोटल हैं। कितनी? 22 भाषा हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई। ऑप्शन दिया आपका तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन भी दिया आपका मुंबई, ऑप्शन से दिया नागपुर और ऑप्शन दिया आप त्रिपुरा। तो किसकी बात कर रहा है? 1920 में, ठीक है। पहले हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर लेते हैं। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था आपका 28 दिसंबर 1885 में। 1885 में किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा। एओ ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को किसका गठन हुआ था? ये हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। अगर हम एओ ह्यूम की बात करें तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें यह इटावा का, कहाँ का? इटावा का क्या था? कलेक्टर था। इटावा का कलेक्टर था। इसके बारे में बताया था कि इटावा का कलेक्टर था। जब उस समय 1857 की क्रांति में जब से इटावा में मतलब वहाँ की जनता द्वारा घेर लिया गया था, तो वहाँ से आपका साड़ी पहनकर भागा था। क्या पहनकर? साड़ी पहनकर वहाँ से भागा था, ठीक है, ठीक। तो इटावा के बारे में मतलब इसके बारे में ये बताया जाता है कि जब 1857 में इटावा का कलेक्टर था, तो कब? 1857 के विद्रोह के समय। 1857 के विद्रोह के समय जब इसे वहाँ की जनता ने मतलब घेर लिया था, तो यह साड़ी पहनकर वहाँ से भागा था। और पूछे अगर 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, ठीक है। अगर पूछे पहला बैठक हुआ था, तो पहला बैठक हुआ था 1885 में ही। कब? 1885 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। होना कहाँ था? पुणे में, लेकिन वहाँ प्लेग रोग फैलने के कारण ये कहाँ पर हुआ? मुंबई में हुआ। कहाँ पर? मुंबई में 1885 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके WC बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष तक। इसमें टोटल कितने प्रतिनिधित्व थे? तो 72 प्रतिनिधित्व के साथ इसका गठन हुआ और 72 प्रतिनिधियों ने पहले बैठक में भाग भी लिया था, ठीक है। ये पहला अधिवेशन था। और दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में। कहाँ पर? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में, ठीक है। दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष दादा भाई नेहरूजी। ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। कौन थे? ये पहले आपके पारसी अध्यक्ष थे। अगर पूछे इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? इसमें टोटल आपके 343 सदस्यों ने भाग लिया था। अगर पूछे तीसरी बैठक कब हुई थी? हुई थी 1887 में। कहाँ पर हुई थी? ये हुए थे आपके मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसमें अगर से पूछे कितने टोटल प्रतिनिधित्व थे? इसमें आपके 607 प्रतिनिधित्व शामिल थे, ठीक। अगर पूछे चौथी अधिवेशन कब हुआ? चौथी अधिवेशन हुआ था 1888 में। ये कहाँ पर हुआ था? पहला मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास, चौथा हुआ था आपका इलाहाबाद में। वर्तमान बात करें तो प्रयागराज, इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके जॉर्ज यूल। इसके जॉर्ज यूल ये कौन थे? तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगर पूछे इसमें टोटल आपके कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? इसमें 1248 प्रतिनिधियों ने आपके भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने? 1248 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये मतलब ये 4 प्रमुख अधिवेशन थे जहाँ से क्वेश्चन आपके अधिक मात्रा में पूछी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन दिया कि 19 निम्नलिखित में से कौन सा
कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? तो कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी आपके नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। ठीक, कब हुआ था? 1920 में यह हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया था? उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका 9 नवंबर, ऑप्शन बी दिया आपका 1 नवंबर, ऑप्शन सी दिया आपका 11 नवंबर, ऑप्शन डी दिया आपका 30 सितंबर। ठीक है, तो उत्तराखंड की अगर से स्थापना दिवस की बात करें तो यह मनाया जाता है आपके 9 नवंबर को। जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना थी 9 नवंबर सन 2000 को। सन 2000 में आपके 3 राज्यों का गठन हुआ था। एक तो हो गया आपका उत्तराखंड, एक है आपका छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़, और एक है आपका झारखंड। ठीक है, कौन है? झारखंड। अगर फिर झारखंड का स्थापना दिवस कब है? 15 नवंबर को है। 15 नवंबर। छत्तीसगढ़ का है 1 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर 2000, सन 2000। ये भी आपके सन 2000 में ही है। ठीक, कब है? सन 2000 में है। अगर पूछे उत्तराखंड को किस राज्य से अलग किया गया था? उत्तर प्रदेश से अलग करके इसे उत्तराखंड बनाया गया था। छत्तीसगढ़ की बात करती है मध्य प्रदेश से कटकर बना था, और झारखंड की बात करते हैं आपके बिहार से कटकर बना। किसे? बिहार से अलग होकर झारखंड आपका बना था। ठीक है, कब बने थे? तो ये बना था आपका, छत्तीसगढ़ की बात करें, ये बना था सबसे पहले, ये बना था 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को। और भारत का 26वां राज्य बना था। कौन सा नंबर का? 26वां राज्य बना था। इसके बाद बना आपका उत्तराखंड, जो कि आपके 9 नवंबर सन 2000 को। ये आपका 27वां राज्य बना। और 28वां राज्य कौन बना? ये बना था आपके 28वां राज्य बना था आपका झारखंड 15 नवंबर 2000 को। और 29वां राज्य की बात करें, 29वां राज्य कौन बना था आपका भारत का? तो ये बना था आपका तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। कब बना था? बना था आपका 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को कौन सा राज्य बना? ये आपका तेलंगाना राज्य बना था। 29वें नंबर का राज्य बना था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऑप्शन ए दिया आपका राजस्थान, ऑप्शन बी दिया आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिया आपका असम, और ऑप्शन डी दिया आपको तेलंगाना। किसकी बात कर रहा है? 13 ताली नामक नृत्य अगर पूछे किस राज्य से संबंधित है तो ये आपके राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर होता है। अगर पूछे राजस्थान के और लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ के राजस्थान के और लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ के आपका कालबेलिया लोक नृत्य पूछे कहाँ का है? तो आपके राजस्थान का। एक है आपका गैर लोक नृत्य, फिर आपका चारी, कठपुतली, एक है आपका भवई। ये सब लोक नृत्य कहाँ के हैं? ये आपके राजस्थान। कौन कौन से हैं? कालबेलिया, गैर, चारी, कठपुतली और भवई। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ आपका लावड़ी, तमाशा, कौन सा है? तमाशा। एक है आपका कोली है। एक है आपका धनगरी गाजा पूछे कहाँ का है? ये भी आपके महाराष्ट्र का है। असम की बात करें, असम का आपका बिहू है, बगरुम्बा है, भोर है, कौन सा है? भोर है, ओजापल्ली है, ये कहाँ के? आपके असम के हैं। तेलंगाना की बात करें तो एक है आपका लंबाड़ी नृत्य पूछे कहाँ का है? तेलंगाना का है। एक है आपका माथुरी, ये कहाँ का? आपका तेलंगाना। राजस्थान की बात करें 13 ताली, कालबेलिया, गैर, चारी, कठपुतली और भवई। महाराष्ट्र की बात करें तो लावड़ी, तमाशा, कोली, धनगरी गाजा। असम की बात करें तो बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोर हो गया, ओजापल्ली हो गया। तेलंगाना की बात करें लंबाड़ी और माथुरी। ये कहाँ के? आपके तेलंगाना के लोक नृत्य हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि राग मियाँ मल्हार का सृजन किसने किया था? राग मियाँ मल्हार का सृजन किसने किया था? ऑप्शन ए दिया आपका पंडित जसराज, ऑप्शन बी दिया आपका अमीर खुसरो, ऑप्शन सी दिया आपका तानसेन, और ऑप्शन डी दिया आपका मीराबाई।
तो राग मियाँ मल्हार का सृजन अगर पूछे किसने किया था, तो किए थे आपके तानसेन। कौन थे? तानसेन। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, तिराय और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती हैं? तिराय और नोआ नदियाँ, तिराय और नोआ नदियाँ अगर पूछे किस भारतीय राज्य में बहती हैं? ऑप्शन दिया गोवा, ऑप्शन बी दिया सिक्किम, ऑप्शन सी दिया आपको अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी दिया हिमाचल प्रदेश। तो तिराय और नोआ नदियाँ कहाँ बहती हैं? तो आपकी बहती हैं अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन दिया आपका गीता चोपड़ा पुरस्कार, ऑप्शन बी दिया आपका सरदार पटेल पुरस्कार, ऑप्शन सी दिया आपका राजीव गांधी पुरस्कार और ऑप्शन दिया तिलक पुरस्कार। तो राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में अगर पूछे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो दिया जाता है आपके सरदार पटेल पुरस्कार, सरदार पटेल पुरस्कार। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश में, मतलब निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? तारपा उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका दादर नगर हवेली, ऑप्शन बी दिया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी दिया आपका लक्षद्वीप और ऑप्शन डी दिया आपका लद्दाख। तो कौन सा उत्सव है? तारपा उत्सव। तारपा उत्सव अगर पूछे किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपके दादर नगर और हवेली। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, महावेली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है? महावेली गंगा मतलब किस देश की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन दिया भूटान, ऑप्शन बी दिया आपका पाकिस्तान, ऑप्शन सी दिया नेपाल और ऑप्शन दिया श्रीलंका। तो अगर पूछे महावेली गंगा जो है कहाँ की सबसे लंबी नदी है, तो आपके श्रीलंका की, कहाँ की? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम श्रीलंका के बारे में बात करें, श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा आपका श्रीलंकाई रुपया, श्रीलंकाई और रुपया जो आपके यहाँ की मुद्रा है, क्या है? श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा है। अगर पूछा कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? 4 फरवरी को, 4 फरवरी 1948 को यह आपका स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, कब? 4 फरवरी 1948 को। ठीक, अगर पूछे यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कहाँ का? श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो यहाँ की जंगली मुर्गी, जंगली मुर्गी जो आपकी श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु की बात करें, राष्ट्रीय पशु है आपका श्रीलंकाई हाथी, श्रीलंकाई हाथी आपकी कहाँ की? श्रीलंका के आपके श्रीलंकाई हाथी जो आपका राष्ट्रीय पशु है, श्रीलंकाई हाथी जो आपका राष्ट्रीय पशु है। यहाँ का आपका राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल है आपका वॉलीबॉल, वॉलीबॉल जो है आपका यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? ऑप्शन दिया आपका आवारा जानवरों द्वारा काटना, ऑप्शन बी दिया आपका खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण, ऑप्शन सी दिया कारखाने से निकला रासायनिक अफवाह, ऑप्शन डी दिया आपका वातावरण में मौजूद संक्रामक जीव। तो खाद्य और जल प्रदूषण, खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो आपका आवारा जानवरों द्वारा काटना ये आपका खाद्य और जल प्रदूषक नहीं है, खाद्य और जल प्रदूषक का कारण नहीं है। मतलब जो आवारा मतलब जानवर हैं उनके द्वारा जो मतलब अगर काट लेते हैं तो वो किसके अंतर्गत नहीं आता है? वो खाद्य और जल प्रदूषण के अंतर्गत नहीं आता है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया आपको, देश के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? देश के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिया आपका वैश्वीकरण, ऑप्शन बी दिया आपका निजीकरण, ऑप्शन सी दिया आपका आधुनिकीकरण और ऑप्शन डी दिया आपका उदारीकरण। तो अगर पूछे देश के बीच जो आपका एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है, तो जाना जाता है वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो ऑप्शन दिया देविका रानी, ऑप्शन दिया नरसिम्हा रेड्डी, ऑप्शन सी दिया पंकज मलिक और ऑप्शन दिया पृथ्वीराज कपूर। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये थे आपके देविका रानी थी। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, महाधिवक्ता डैश के प्रसाद प्रयत्न,
प्रयत्न, ठीक है। देश के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रह सकता है। ऑप्शन दिया महान्यायवादी के, ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री के, ऑप्शन सी दिया आपका मुख्यमंत्री के, और ऑप्शन दिया आपका राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। तो महाधिवक्ता जो होता है आपके किसके प्रसाद प्रयत्न, राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न जो है आपके अपने पद पर बना रह सकता है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। अगर पूछे महाधिवक्ता की बात करें, महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद 165 में बताया गया है कि राज्यपाल राज्य का जो राज्यपाल होता है महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। कौन? महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा किया था। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 165 के अंतर्गत करता है। और जो महाधिवक्ता हो राज्य का क्या होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी कौन होता है? ये होता है आपको महाधिवक्ता। क्या कहाँ का होता है? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, अली अकबर खां के शिष्य राजीव तारानाथ हैं। कौन है? राजीव तारानाथ एक डैश वादक है, मतलब कौन वादक है, यानी मतलब क्या बजाते हैं। ऑप्शन दिया तबला, ऑप्शन बी दिया आपका बांसुरी, ऑप्शन सी दिया आपका सरोद, और ऑप्शन डी दिया आपका संतूर। तो अली अकबर खां के शिष्य जो आपके राजीव तारानाथ हों जो क्या बजाते हैं? तो आपके सरोद बजाते हैं, यानी सरोद वादक है। कौन है? सरोद वादक है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर होता है। अगर हम तबला वादक के नाम के बारे में बात करें, मतलब तबला कौन कौन बजाते हैं, देखें आपके अल्लाह रखा खां, कहना अल्लाह रखा खां का संबंध किससे है? आपके तबला से है। किससे है? तबला से है। एक है आपके जाकिर हुसैन, इनका संबंध किससे है? आपके तबला से है। किशन महाराज हैं। कौन है? किशन महाराज हैं। समता प्रसाद हैं। कौन है? समता प्रसाद, जिसे गुदई महाराज के नाम से जाना जाता है। समता प्रसाद, इन्हें को क्या कहते हैं? गुदई महाराज के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बांसुरी वादक की बात करें तो आपके हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष हैं। एक हैं आपके राजेंद्र कुलकर्णी हैं, और एक हैं आपके राजेंद्र कुलकर्णी और राजेंद्र प्रसन्ना का संबंध किससे? आपके बांसुरी से, यानी बांसुरी वादक कौन कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी और राजेंद्र प्रसन्ना है, ठीक है। सरोद वादक की बात करें देखोगे आपके राजीव तारानाथ हो गए, अली अकबर खां हो गए, अमजद अली खां, और एक है आपका अयान खां और अमान खां, ठीक है। अमजद अली खां और अमान खां और अयान खां, इन सब का संबंध किससे है? सरोद वादक से। एक साथ है आपके जरीन दारूवाला, एक महिला है, ठीक है। जरीन दारूवाला, इनका नाम है आपको जरीन दारूवाला, इनका भी संबंध किससे? आपके सरोद वादक से है, ठीक। और संतूर वादक की बात करें, संतूर वादक है आपके शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी, इनका संबंध किससे है? ये आपके संतूर वादक हैं। तो क्वेश्चन पूछा था अली अकबर खां के शिष्य राजीव तारानाथ थे, क्या है? सरोद वादक है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? किसके माध्यम से पौधे जो है हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? ऑप्शन दिया मृदा जल, ऑप्शन बी दिया धूप, ऑप्शन सी दिया आपका मृदा, और ऑप्शन दिया वायु। तो अगर पूछे पौधे हाइड्रोजन किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, तो करते हैं आपके मृदा जल के द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी ऑप्शन ही हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। और सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसके लिए ज़रूर कार्य करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।